बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो इश्यूज़ पे आपसे बात करनी है। एक तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे देखने वालों के साथ मुझे ज़रूर जो है वो शेयर करनी चाहिए। वो डेवलपमेंट ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें और 8वें रिव्यू की कंप्लीशन के लिए बातचीत जारी है। ये बातचीत अपने देखने वालों को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के लिए उनके सामने रखना चाहता हूँ ताकि एक पूरा पर्सपेक्टिव उनके सामने क्लियर हो जाए। ये रिव्यू कंप्लीट होना चाहिए था लास्ट मार्च के दौरान जब PTI की हुकूमत थी, लेकिन उस टाइम ये रिव्यू कंप्लीट नहीं हो सका। उसके बाद और हुकूमत ने उस टाइम कुछ ऐसे इक़दाम कर लिए, ऑयल की प्राइसेस को फ्रीज़ करके रादर कम करके और बिजली की प्राइसेस को भी कम करके, जो कि IMF के जो प्रोग्राम था उसकी बिल्कुल वायलेशन थी। तो वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस की मूव आई और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये एक नो कॉन्फिडेंस मूव के नतीजे में शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल साहब को फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बनाया। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो शुरू दिन से उन्होंने कोशिश की कि IMF के प्रोग्राम को रिवाइव किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। जब मुमकिन नहीं हुआ तो फिर हुकूमत ने IMF के पास पहले वाशिंगटन गए। वाशिंगटन में IMF ने एग्री किया कि हम अपना एक मिशन, ये अप्रैल में गए थे, कि हम अपना एक मिशन मई में जो है वो डिस्पैच करेंगे और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ रिव्यू के बारे में बात की जाएगी। फिर आपको याद है कि दोहा में 3rd वीक ऑफ मई में 18 से 25 मई तक एग्जैक्टली पाकिस्तान और IMF के दरमियान टॉक्स हुई, लेकिन फिर भी रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ वापस आई तो उन्होंने जो ऑयल की प्राइसेस थी उस पर जो सब्सिडी थी वो विड्रॉ करनी शुरू की और फिर आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज़ हुई पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में। 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ। अब उसके बाद हुकूमत ने एक बजट पेश किया, लेकिन वो बजट भी IMF की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। फिर उस बजट को रिवाइज़ करना पड़ा। जब बजट को उन्होंने रिवाइज़ किया तो उसमें मेजर चेंजेस की। पहले तो FBR का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था उसको बढ़ाकर 7,470 अरब रुपए कर दिया गया। उसमें सुपर टैक्स जो है 13 सेक्टर्स के ऊपर जो है वो लगाया गया 10%। उसके बाद सैलरीड क्लास को जो इंसेंटिव दिया गया था इनिशियल बजट में 47 अरब रुपए का, वो पहले तो विड्रॉ किया गया और फिर कुछ 33 से 35 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए। तो ये सारा कुछ करके और कुछ एक्सपेंडिचर्स को भी टू सम एक्सटेंट रिड्यूस किया। ब्रॉडर एग्रीमेंट हुआ बजट के ऊपर, लेकिन अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज 7 जुलाई को, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। हुआ ये कि पाकिस्तान के साथ MEFP का ड्राफ्ट तो IMF ने शेयर कर लिया था, लेकिन इस वीक के 2 दिन पहले तक जो 9 टेबल्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो शेयर नहीं हुए थे। तो जब तक वो टेबल्स शेयर नहीं होंगे तब तक वो एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं होगा। अब जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है जिसका मैंने शुरू में इशारा किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जो बकाया काम हैं जो भी रहते हैं उनमें से एक ये है कि सूबों ने 750 अरब रुपए का रेवेन्यू सरप्लस जनरेट करना है और KPI की हुकूमत, चूँकि PTI की हुकूमत है, तो उन्होंने इनिशियली इनकार कर दिया। लेकिन परसों जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं तैमूर जगड़ा साहब, जो बड़े डायनामिक किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वैसे मैं आपको बताऊं, और मैं किसी दिन PTI ने जो वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव दिए हैं उस पर भी काम करूँगा, चूँकि वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं KP में, उनकी मुलाकात हुई मिफ्ताह इस्माइल साहब से। उन्होंने उसमें ये एग्री कर लिया कि हम रेवेन्यू सरप्लस का जो MOU है
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो चारों सूबों को भिजवाया हुआ है, उस पर इत्तेफाक कर लिया कि हम उस पर साइन कर देंगे, प्रोवाइडेड फेडरल गवर्नमेंट उन्हें गारंटीज़ दे कि उनके जो नेट हाइडल प्रॉफिट का शेयर है और जो बाकी उनके फाटा मर्ज हो गया है केपी के अंदर, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट की और एनएफसी की कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने की हुकूमत कोशिश करेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई है। उसके बाद उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर से इसकी इजाज़त ले ली है और अब ये एमओयू वो साइन करके फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा देंगे। जब वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो फिर वो आईएमएफ के साथ शेयर कर लिया जाएगा। एक ये तो बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है। लेकिन 1 स्टेप अहेड और 2 स्टेप बैक वाली जो पॉलिसी है वो अभी भी जारी है। हुकूमत ने आईएमएफ के साथ एग्री किया कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, उसकी ईसीसी ने अप्रूवल भी दे दी। 7 रुपये 91 पैसे 3 फेजेज़ में बढ़ानी थी, लेकिन अभी तक कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल नहीं दी। अब क्या होगा? अब होगा ये कि चूँकि आईएमएफ ने अपने मॉडल में उसके लिए एक सब्सिडी रखी हुई है, अगर आप 15 दिन जो जुलाई के हैं वो सब्सिडी उसमें शामिल नहीं करेंगे तो जो सब्सिडी की अमाउंट है उसमें 30 से 35 अरब रुपए का इजाफा हो जाएगा। तो बेसिकली ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जो हैं ये एक प्रॉब्लम है। और इसमें एक आखिरी बात मैं आईएमएफ पे करके, आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है और जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो उस टाइम ये मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, बल्कि जब तक हम अपलोड करेंगे शायद मीटिंग ख़त्म भी हो चुकी हो। तो मैं आपको बड़ी बिल्कुल बावसूख ये बता सकता हूँ कि पॉलिसी रेट में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन राइजिंग ट्रेंड पे है। अब ये देखना ये है कि ये कितनी जो है वो डिस्काउंट रेट को जो है वो बढ़ाया जाता है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 150% तक शायद उसके अंदर इजाफा हो, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर उससे ज़्यादा हो तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, लेकिन उसके नतीजे में होगा ये कि पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ मज़ीद जो है वो चोक हो जाएगी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 4,000 अरब रुपये रखी हुई हैं इन्होंने, शायद उसके अंदर भी इजाफा हो जाए और डेफिनेटली उसके अंदर इजाफा होगा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी तक आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका और मुझे ये लगता है कि हमें मज़ीद इसके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो जब हम ये काम कर लेंगे और आईएमएफ सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। लेकिन एक उसके अंदर मैं समझता हूँ एक बड़ा प्रॉब्लम और भी है, वो ये है कि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स चाइना ने जो $2.3 बिलियन दिए थे उसके नतीजे में थोड़े से बड़े थे। लेकिन आज ही आप देख लीजिएगा, स्टेट बैंक आज अपने थर्सडे को अपना अपडेट करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक्स हैं। आप देख लीजिएगा कि उनके अंदर फिर वो $10 बिलियन से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो फिर उनके गिरना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हम डिफ़ॉल्ट से बचना चाहते हैं तो हमें आईएमएफ के प्रोग्राम को जल्दी से जो है फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। एक और बात करके मैं दूसरे इशू पे मैं आऊँगा। मेरा ख्याल ये है कि इस टाइम रियलाइजेशन नहीं है एट द टॉप जितनी की होनी चाहिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और कितने डीप क्राइसिस के अंदर हमें। अगर ये रियलाइजेशन होती तो पंजाब गवर्नमेंट ये जो उन्होंने 100 यूनिट तक बिलिंग माफ़ कर दी है, ये इस तरह का इकदाम इस टाइम न करते। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो रूलिंग एलीट्स भी हैं उनकी नज़र में पॉलिटिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान की इकॉनमी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी नज़र में। ये ज़रा सख्त जुमला है लेकिन ये हकीकत है, चूँकि उसकी वजह ये है कि शायद अंदाज़ा नहीं है कि हम किस हद तक डीप क्राइसिस के अंदर हैं। हम अभी तक हमारे पॉलिसी मेकर्स और रूलर्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी और सारे ये समझते हैं कि कोई ना कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अभी तक उसके खतरात जो है वो मंडला रहे हैं। ये दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ वो इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी की है।
मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी को तो किसी सूरत में एंडोर्स नहीं किया जा सकता, मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जो देखने वाले जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके सामने मैं एक बात ज़रूर रखना चाहता हूँ कि एक प्रोपेगेंडिस्ट, एक लॉबियस्ट और एक जर्नलिस्ट के अंदर फ़र्क होना चाहिए। और वो फ़र्क ये है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके अंदर 5 Ws और 1 H का उसकी स्टोरी के अंदर जवाब होना चाहिए। और इसका इतलाक़ मेरे ऊपर भी, मेरे दोस्तों के ऊपर भी और जो बाकी जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी होता है। अगर मैं अपनी स्टोरीज़ में वो जो बेसिक फंडामेंटल जर्नलिज़म की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर रहा तो आपको इजाज़त है कि मेरे ऊपर भी सवाल उठाएं। तो क्या इमरान रियाज़ एक प्रोपेगेंडिस्ट या लॉबियस्ट है या जर्नलिस्ट है, ये आप उनके वीलॉग देखें, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।